अब इसी हल्केपन के अनुभव के साथ लंबा गहरा श्वास ले और 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। दूसरी बार तीसरी और अंतिम बार अब धीरे धीरे दोनों हाथों को साथ में लाएंगे, रगड़ेंगे और आंखों पर लगाएंगे और एक अच्छी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलेंगे। प्रयोग संपन्न। अब मेरा विनम्र निवेदन मनुष्य अभिजीत कुमार स्वामी। आज के इस रविवारीय क्रम में हम एक मधुर शुरुआत के साथ हम भिक्षु स्वामी को आज याद करते हैं, स्मृति करते हैं। धीरे धीरे आवाज आप तक पहुंचे। प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे। ज्योतिपुंज युग प्रधान परम पावन गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। ऊर्जा, उत्साह और उमंग के साथ उपस्थित सभी धर्म श्रोता जो इस रविवार में अपने संडे स्लीप को त्याग करके इस आध्यात्मिक क्रम से आज यहां जुड़ रहे हैं। आज का हमारा विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, वह है कैसे जिए। आप में से कौन कौन जी रहा है? मान लीजिए कि पूछने की बात है, जी रहे तभी यहां दिख रहे हैं भाई। सब लोग जी रहे हैं। कैसे जी रहे? तो कई लोग अच्छे से जी रहे हैं, कोई लोग समझकर जी रहे हैं, कोई जानते हुए जीता है और कोई जानने के लिए जीता है, कोई जीने के लिए जीता है, कोई जीतने के लिए जीता है। आप किस कैटेगरी में आपको सोचना है? जीते सभी हैं, पर कैसे जिएगा प्रश्न कहाँ है? जब जी रहे ऑलरेडी तो क्या बताना कैसे जिए। हम तो जी रहे हैं। ये क्लास तो तब होनी थी जन्म हो रहा है भाई, कैसे जीना बता देना भाई, जीना चालू हो गया हमारा तो। पर जब वो बच्चा जन्म लेता है उसको बोध ही नहीं है, बोले बड़ा होगा तब बताएंगे, तब तो वो जी लिया काफी कुछ। तो कैसे जिए ये क्लास चालू होती जब जीव गर्भ में आता, तब से माँ एक अपने बच्चे के प्रति भावना करती है। सभी लोग, कोई मंगल पाठ सुनाता है, कोई लोरी सुनाता है, कोई अच्छे भजन करता है, कोई भक्तामर का पाठ करता है, कोई स्तुति स्तवन करता है, कोई कहता है माँ को अच्छा भोजन मिले, माँ का मूड अच्छा रहे, माँ को कंफर्ट रहे, माँ के संस्कार अच्छे रहे, मन में संस्कृति प्रकृति अच्छी रहे। ऐसे सब प्रयास किए जाते। क्यों? मेरा बच्चा अच्छे से जिए, बच्चे का अच्छा हो। तो आज गर्भ संस्कार को लेकर काफी अच्छा ट्रेंड चल पड़ा और काफी लोग इस गर्भ संस्कार पर काम करते हुए दिखते हैं। तो गर्भ संस्कार तो भगवती सूत्र आगम, जैन आगम में हम जाए तो वहां पर भी चर्चा चल पड़ी गर्भ संस्कार को लेकर। गर्भ के संस्कार किस तरह की क्रिया करते हैं कि आपको ये आश्चर्य नहीं होगा ये जान करके कि कोई जीव गर्भ में ही मर के नरक में पैदा होता है, कोई जीव नरक में ही मतलब गर्भ में ही मरकर स्वर्ग में पैदा होता है। ऐसा हो सकता है क्या? गर्भ में भला ऐसे कौन से कर्म बांध लिए उसने, क्यों नारकी में जाके पैदा होना है उसको? गर्भ में ऐसा कौन जीव होगा जैसे कर्म बांध लिए
कि मर के देवलोक में जन्म ले रहा है, गर्भ में मर गया वो। वैसे देखे तो जन्म हुआ ही नहीं उसका, पर जीव इस मनुष्य योनि में तो आ चुका है। बोले वो मां की योनि से बाहर नहीं आया है, पर वो मनुष्य योनि में गर्भ स्थिति में आ चुका है। तो क्या ऐसा संभव है? अब आगम ने कहा तो संभव तो है ही, मतलब तो आगम ने गहरे सत्य को प्रकाशित किया, जो आज के एम्ब्रियोलॉजी, गर्भ विज्ञान की विद्या को बताता है कि गर्भ के अंदर स्थित जीव के संस्कार भी बड़ा प्रभाव डालते हैं। तो गर्भ में क्या चल रहा है उसका एक प्रभाव है। तो मां कैसे जिए, बच्चा वैसे जीने की भावना संभावना रखता है। परिवार में कैसा माहौल है, क्या वाइब्रेशन का कनेक्शन है, क्योंकि वाइब्रेशन का कम्युनिकेशन है, लैंग्वेज का कम्युनिकेशन वहां नहीं है। उसको हिंदी इंग्लिश मारवाड़ी नहीं आती है सामान्यतया संभवतया, उसका उतना बोध न भी हो। कोई कोई का पूर्व जन्म का संस्कार जागृत हो जाए, उसको गर्भ में ही भाषा का ज्ञान हो जाए तो हो जाए। जैसे अभिमन्यु का आता, उसको भाषा का ज्ञान ही नहीं, उसको तो वो चक्रव्यूह के बारे में बताया गया है जो है, वो चक्रव्यूह का भी उसे ज्ञान हो गया अंदर ही अंदर। कितनी बड़ी बात है। अब होने में तो कुछ भी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट है उनको देखना, उनको समझना और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना। तो आप जो आगे आ रहे हैं ना, इनके लिए आप ये ध्यान ये रखना बहुत जरूरी है कि जो बाद में आते हैं उनके लिए ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। इधर 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 बहन, इधर क्या होता है कि वीआईपी का वैल्यू बहुत बड़ा है, क्योंकि उसे कम समय में अधिक लेने का है। तो जो जितना जितना विलंब गति से आता है, विलंब इंपॉर्टेंट पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अब जो व्यक्ति मैं मानता हूं खाली संवत्सरी को आता है, वो बहुत समझदार आदमी है, कैसा कह सकते हैं? वो देखता है कि एक दिन में मैं पूरे साल का ज्ञान कर लूं। सेकंड नंबर है जो पर्यूषण के संडे संडे आता है, वो बोलता है पर्यूषण के वीकेंड में मैं अपने आप को वीक नहीं स्ट्रांग बना दूं। थोड़ा तीसरे नंबर का आदमी है जो पर्यूषण आता है एक टाइम, वो बोले 8 दिन में तो अध्यात्म का ठाट लग जाएगा भीतर में और एकदम काम विराट हो जाएगा। थोड़ा और आगे का पर्यूषण में दोनों टाइम आता है, वो बोले 16 बार होगा तो फिर तो बेड़ा पार, 16 कलाएं खिल जाएगी। चंद्रमा की 16 ही कला होती है, 16 बार आ गया तो बेड़ा पार। थोड़ा और आगे बढ़ता है आदमी, वो बोलता है कि भाई सावन भादवा जाना है, भादवा भादवा तो जाना है। तो उनको क्या कह दिया? भदिया। जो पर्यूषण या संवत्सरी कोई आते हैं, मतलब कभी कभार आते हैं, वो है कदिया। भादवा भादवा आते हैं वो भदिया। वो भादवा भी है, कोई सावन भादवा वाले को भी भदिया बोल देते हैं। और सदिया वो है जो हमेशा आते हैं। राजा जी थोड़ा ज्ञान बोध दे सकते हैं? क्योंकि बुद्धि का जो कोई क्लास नहीं हो रही आज तक। हमारे सुरेश जी है ना, कहाँ है? आप बोले। तो महत्वपूर्ण है कि आज एक बड़ा प्रश्न क्या आ गया, आज बड़ा चैलेंज ये है कि आदमी बुद्धिशाली तो होना चाहता है, पर बुद्धि की कोई क्लास नहीं चल रही। बुद्धि की जो क्लास होती है ना, वो बहुत मुश्किल है। बुद्धि और समझ तो बौद्धिकता के लिए फिर भी कुछ क्लासेस थोड़ी बहुत हो जाती है, पर वो जो बुद्धि जिसको हम समझ कहते हैं, कब बोलना कब नहीं बोलना, कहाँ बोलना कहाँ नहीं बोलना, कैसे नहीं बोलना,
जिसको हम कहते हैं कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस की कोई क्लास होती है क्या? कभी आपने देखी है कोई क्लास? कोई क्लासेस हुई क्या भाई? आज कॉमन सेंस, हाँ यशस्वी जी, आज यहाँ कर सकते सामने, आज सामने रहते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो कॉमन सेंस की क्लास है वो अनकॉमन हो गई। आज एक बहुत बड़ा चैलेंज जो सामने आ रहा है कि कॉमन सेंस इज अनकॉमन। और जब हम बात आज कर रहे हैं कि कैसे जिए, तो अपने जीवन की यात्रा को हम देखें तो जीवन की यात्रा का पहला पड़ाव है हमारा गर्भकाल। गर्भकाल में कैसे जिए, या आपकी फैमिली में कोई भी जीव गर्भ में है तो उसके साथ क्या कैसे उसका बिहेवियर होना चाहिए। तो उसके लिए पहली चीज है कि माहौल सही रहे, दूसरा है माता सही रहे, और तीसरा है कि सभी की भावना एक सद्भावना के वाइब्रेशन का प्रयोग रहे। माहौल ठीक रहे, मतलब घर में झगड़ा झंझट, ये मारा काटी, झूठ फरेब, गाली गलौज, ये सब नहीं होना चाहिए। हमें ये प्रयास करना चाहिए। दूसरा है माता का स्वास्थ्य। जो माँ है जो उस बच्चे को कैरी कर रही है, उसका अगर स्वास्थ्य कॉम्प्रोमाइज है, स्वास्थ्य का मतलब खाली शारीरिक नहीं है, मानसिक भावनात्मक आदि आदि, उसका स्वास्थ्य अगर संतुलित है तो ये बच्चे के संतुलित रहने की संभावना अधिक रहेगी। और तीसरी चीज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कितने अच्छा, क्योंकि वहां पे कोई भाषा नहीं है बच्चे के पास। कम्युनिकेशन कैसे करोगे उसके साथ? उसको आपको बताना है कैसे जिए, कैसे बताओगे? तो आप वहां पे क्या करते हो? मंगल पाठ सुनाते हो, नौकार पाठ सुनाते हो, भक्तामर पाठ सुनाते हो, कल्याण मंदिर का पाठ सुनाते हो, ओम भिक्षु की जप करते हो, कोई अच्छी ढाल सुनाते हो, कोई मधुर गीत सुनाते हो, कोई अच्छी भावना सुनाते हो, अच्छे प्रयोग करते हो, अच्छे शब्दों का, अच्छी एनर्जी का, अच्छे प्रकंपन का। ये जो प्रकंपन है ना, प्रकंपन, वाइब्रेशन इज द बिगेस्ट कम्युनिकेशन। अब सेकेंड लेवल पर आते हैं, और इसका उदाहरण हमने देखा आगम से भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में प्रथम द्वितीय अध्याय में इसकी चर्चा चलती है, जहां पे बताया गया गर्भ से शिशु कैसे ये ऐसी ऐसी स्थितियों में जाता है। अब हम चलते हैं स्टेप 3 में, और मतलब और गर्भ, भगवती सूत्र में यहां तक कह दिया कि गर्भ में जीव के संस्कार से वह देवलोक का आयुष्य गर्भ में रहते रहते बांध सकता है, और 7वीं नारकी तक का आयुष्य बांध सकता है गर्भ में रहते रहते। और उदाहरण आता है कि राज्य में कोई युद्ध हो गया और ये गर्भ में भी इसके पास कई विद्याएं हैं, ये विद्या से सेना निर्माण कर लेता है। इसके अंदर इतना आवेश आ गया है, इतना आवेग आ गया है, और इतने प्रचंड द्वेष भाव के साथ, रौद्र रूप के साथ वो अपनी सेना बनाता है और युद्ध में पहुंचने का वो तैयारी कर ले, और युद्ध में मर जाता है, हार जाता है, और उस आवेश के साथ उसकी मृत्यु होती है, और मर के वो 7वीं नरक में भी जन्म ले लेता है या नारकी में जन्म लेता है। ऐसा भी दृष्टांत अपने जैन आगम भगवती सूत्र में मिलता है, जो हमें चिंतन करने की प्रेरणा देता है कि हम कहां जा रहे हैं और हमें कहां जाना है। सेकंड नंबर बात जो हम कर रहे हैं वो है गर्भ से लेकर 12 वर्ष तक का जो कार्यकाल है, उसको भी हम 2 खंड में देखें तो पहले 5 साल, तो पहले 5 साल है जो बच्चे के लिए वो सबसे क्रूशियल। उसमें उसको क्या चाहिए? उसमें अनुशासन इंपॉर्टेंट है या प्रेम इंपॉर्टेंट है? वहां पे उसे प्रेम चाहिए। प्रेम का मतलब है सपोर्ट सिस्टम, सहयोग का सिस्टम। पर प्रेम अंधा होता है, ये कहावत चली। तो प्रेम यानी मोह उपयुक्त नहीं है। सहयोग, अच्छा सुकून भरा माहौल मिले, अच्छा एक संस्कारी माहौल मिले, क्योंकि कई चीजें वो ऑब्जर्व करके सीखता है। भाषा आपको नहीं आती है, छोटा बच्चा उसकी भाषा नहीं है, पर माँ उसका कनेक्शन करती है, माँ उसको फीड भी करती है, अपने तत्व भी देती है, अपने ज्ञान भी देती है, अपना बोध भी देती है। और उसकी पेरेंटिंग कैसी अनकंडीशनल है। बच्चा कुछ भी करता है पर माँ प्रेम देती है, बच्चा कुछ भी करता है वो माँ प्रेम देती है। पर वही माँ थोड़ा सा बड़ा होता है फिर अलग हो जाती है। अगर 2 महीने का बच्चा
एक दादाजी को मुक्का मार के चला जाए, दादाजी क्या बोलते, रहे मेरे मुन्ना में ताकत आ गई। वही जब वो 2 साल का होता है, एक छोटा मुक्का मार देता है, अरे वाह अब तो ये गोटू हो गया है, तैयार हो गया है भाई, वो और खुश होते हैं। पर जब 20 साल का और एक मुक्का मार ले तो यही संस्कार है इसके अंदर, ये सुधार कर नहीं उंधार कर है। ये सब ऊंधा करने वाला आदमी है भाई, ये क्या क्या करके आया है, क्या लक्षण नहीं है इसमें, निकल जा मेरे घर से बाहर। वो पूरा इमोशन बदल गया। तो वही काम कर रहा है। एक कम्युनिकेशन है, एक मुक्का मारने का, वो 2 महीने का भी कर रहा है, 2 साल का भी कर रहा है, और वो बड़ा बच्चा भी कर रहा है। हाँ यही 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 सामने, हाँ इधर, यहाँ इसी लाइन में। यशस्वी जी आप थोड़ा सा इधर अंदर आइए, बस वही वही। हेलो, वही वही। अभी एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है, बहनें आप थोड़ा ध्यान देंगी, अगर और भी बच्चे आते हैं तो अब ये जगह है ना, ये उनके लिए रखी हुई है, बच्चों के लिए और यंगस्टर के लिए। कोई भी आते, आप जा रहे हो, हाँ तो आप यहीं रहेंगे और आएंगे उनको वहीं पे बिठाते रहेंगे, ठीक है। और भाइयों में एक कदम आप आगे बढ़ा दीजिए, एक कदम आप भी आगे बढ़ा दीजिए। और ये जो जगह है ना, यहाँ पे जो भी बच्चे या कोई भी आते हैं ना, उनको यहाँ पे आप बिठाते रहिए, ठीक है। कोई भी आए आप इशारे से उनको कह दीजिए इधर बैठ जाएंगे। वो सारा काम इशारे से होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, कॉमन सेंस, एंड कॉमन सेंस इज मोस्ट अनकॉमन। और ये है प्रवचन के टाइम कैसे जिए। तो हमें ये कैसे जिए, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अलग अलग फेज पर हमें समझना होगा। गर्भ काल में बच्चा कैसे जिए, जन्म के पहले 5 वर्ष में वो कैसे जिए, फिर 6 साल से 12 साल मतलब जो चाइल्डहुड है उसकी, उसमें वो कैसे जिए। एक हो गया अर्ली चाइल्डहुड, पहले 5 साल, फिर सेकंड थर्ड फेज आया उसकी लाइफ का। हाँ इधर इधर मेरे भाई, हाँ इधर इधर इधर। हम्म हम्म। तो इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे जिए, तो इसको हम अलग अलग एंगल से हम देख सकते हैं। तो पहला फेज है गर्भकाल, दूसरा है अर्ली चाइल्डहुड, प्रथम 5 वर्ष। तो वहां होना चाहिए कि पोषण, कितना हम संस्कारों का पोषण हो। शारीरिक पोषण तो नेचुरल ही है, शारीरिक पोषण भी होता है। पारिवारिक दृश्य भी वो देखता है, परिवार में कैसा माहौल है, उससे उसके अंदर एक रिलेशन का एक इमोशन बनता है अंदर। वो इमोशन एक बहुत फॉर्मेटिव स्टेज में, जहां उसके बाद भाषा का भी उतना ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, किसको क्या कहना किसको नहीं कहना, उसके लिए सब एक ही है वहां पे। दादा नाना पिता मामा चाचा काका, कौन गिफ्ट लेके आ रहा है उसके लिए वो लिफ्ट करने वाला व्यक्ति है, कौन अच्छी बातें उसे सुनाता है उसके लिए वो प्यारा है। क्योंकि मुझे तो मेरे मामा बहुत अच्छे लगते हैं, मामी तो ध्यान नहीं रखती। ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि मामी से ज्यादा प्रेम हो जाता है, मामा से भी बहुत प्रेम होता है, और बोले पिताजी तो बहुत डांटते हैं, और ननियाल जाना है, क्योंकि कोई थोड़ा टाइम रहता है और लाड़ का ज्यादा मिल जाता है। ऐसा भी कभी कभी हो सकता है। पर वो अलग अलग दृश्य बनते हैं, दृश्य यहीं तक नहीं बनते। 2 भाई बहन है, जैसे मान लो 2 भाई हैं और एक की दीक्षा हो गई। अब दीक्षा हो गई ठीक है, तब तो एक भाई रह गया पीछे। और वरना जब 2 भाई हैं साथ में, अब 2 भाई में भी क्या होती है, कभी कभी कंपैरिजन हो जाती है। बड़ा भाई है वो सोचता है कि मेरे को तो जिम्मेदारी बहुत देते हैं, छोटे भाई का लाड़ बहुत है। कितने बच्चे हैं, कितने आप लोग हैं जो अपनी अपनी फैमिली में छोटे हैं, छोटे बच्चे हैं, 2 भाइयों में छोटे भाई हैं। कितने जो अपनी अपनी फैमिली में बड़े भाई हैं या बड़ी बहन है, बड़ी बेटी है। जो बड़े हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको ऐसा कभी कभी लगता है आपके छोटे भाई हैं कि नहीं? ठीक है, तो क्या आपको ऐसा कभी कभी लगता है कि छोटे भाई का बहुत प्रेम रखते हैं और आप पर गलती होती है तो आपको जल्दी पकड़ते हैं?
ऐसा कितने लोग फील करते हैं? हाथ ऊपर करेंगे। ओके। कितने लोग ऐसा फील करते हैं कि आप पर जिम्मेदारी ज्यादा रहती है छोटे की तुलना में, और आपको ऐसा लगता है कि आप छोटे हो फिर भी आपको वक्त से पहले बड़ा कर दिया है, जाने अनजाने। अगर हम ध्यान से देखें इस चीज को, तो क्या हो गया कि बड़े भाई को पहले ही बड़ा कर दिया। अब जैसे ही 2 साल बाद एक भाई आया नीचे, बोले तू तो बड़ा भाई है, तू तो बड़ा है। अभी तक वो एकदम छोटा था, और छोटा भाई हमेशा छोटा रहता है। अभी ये तो छोटा है भाई, तेरे को तो समझना चाहिए। अब वो 3 साल का, ये 1 साल का, बोले ये तो 1 साल का, ये तो छोटा है। बोले तू तो बड़ा है, तेरे को तो समझना चाहिए भाई। वो 3 साल का है, वो बड़ा है। अब ये क्या होगा, छोटा भाई 3 साल का होगा, ये 5 साल का होगा। अब सेम गलती उसने की, छोटा ने। बोले ये तो छोटा है, तू तो बड़ा है ना। अरे भाई 3 साल का हो गया ना। बोले 3 साल के बाद नहीं, ये छोटा भाई है, बस सीधी बात। तो वो छोटा हमेशा छोटा रह जाता है, बड़ा हमेशा बड़ा रहता है। तो छोटा नहीं कहता है, उसको कोई नहीं कहता है खोटा, और बड़े को तो मिलता है छोटा। ऐसा उसको फीलिंग आ जाती है। माँ बाप की ऐसी फीलिंग नहीं भी हो, पर उसके मन में ऐसी गांठ लग जाती है, ये सोच आ जाती है। और वो खास करके पहले 5 सालों में ये स्टोरीज ज्यादा क्रिएट होती है, माइंड में एक परसेप्शन बिल्डिंग हो जाती है। मान लो आप अपने देरानी से आपकी कम बनती है, मान लो, और जेठानी से अच्छी बनती है। एक भाई से बहुत अच्छा रिलेशन है, एक भाई से ठीक ठीक रिलेशन है। तो अब उसका एक मामा से अलग कनेक्शन होगा, दूसरे मामा से अलग फीलिंग होगी, इससे अलग डीलिंग होगी, इससे अलग डीलिंग होगी। और ये सब क्या हो रहा है, वो जानता कुछ नहीं बेचारा, वो अबूझ है। पर आपके व्यवहार को पहले 5 साल में, खाली आपके व्यवहार को देख के जाने अनजाने उसके मन में दीवाले या दरारें भी पड़ जाती हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? उसके अंदर अज्ञात डर बैठ जाती है, अज्ञात कुंठाएं बैठ जाती है। उसके अंदर कई बार लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम आ जाता है। उसकी बॉन्डिंग और बाइंडिंग की जगह ब्रेकिंग हो जाती है, चाहे कॉन्फिडेंस ब्रेकिंग हो, चाहे इमोशनल ब्रेकिंग हो, चाहे रिलेशनशिप में ब्रेकिंग हो। आजकल कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। उसके अंदर ब्रेकिंग न्यूज दिमाग में सेट हो जाता है। न्यूज तो चलो न्यू न्यू आता है, नया नया वापस नया आ जाएगा, पर ये क्या है, ब्रेकिंग इंप्रेशन बन जाता है, दिमाग में एक इंप्रेशन जम जाता है। और पहले 5 साल में जो भाव में जुड़ गया ना, वो ज्यादा गहरा चला जाता है। अब फिर आता है फॉर्मेटिव स्टेज, जब व्यक्ति का मतलब डूज एंड डोंट्स के साथ उसको प्रिपेयर किया जाता है, जहां पे खाली एक तरफी गाड़ी नहीं चलती, खाली प्रेम नहीं, प्रेम और अनुशासन का कॉम्बिनेशन का एक टाइम आता है। वो है चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड के बाद का टाइम, मतलब 6 साल से 12 साल, जो विशेषकर हमारे जैसे ज्ञानशाला के बच्चे हैं, तो जो ज्ञानशाला का भी पीरियड है, ये एक पीरियड है। इस समय में आपने बच्चों को जितना मोल्ड करना है, जितना अनफोल्ड करना है, जितना ओपन करना है, जितना टर्न देना दे सकते हैं। तो ये जो है, ये लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोल्डिंग पॉइंट है। कि जैसे होता है ना, कच्ची मिट्टी, कच्चा घड़ा है, वो शेप दो। तो पहले 5 साल में तो मिट्टी को इकट्ठा कर रहे हैं, मिट्टी को बस इकट्ठा कर रहे हैं, दे रहे हैं, जोड़ रहे हैं बस खाली। पर मिट्टी को जो घड़ा देने में थोड़ा सा घिसाई रगड़ाई ये सब जो करने का टाइम, वो 6 साल से 12 साल का टाइम है। तो इस समय में, पहले के जमाने में वो 6 साल से 15 साल का टाइम कहा जाता था। आज के जमाना थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, तो आज के जमाने के हिसाब से कहते 6 साल से 12 साल का समय हम कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में चाइल्डहुड भी कहते हैं हम। अर्ली चाइल्डहुड और चाइल्डहुड, टीनेज के पहले का टाइम। इस समय में बच्चा क्या है, बच्चे के अंदर 2 चीजें, एक कुछ समझ भी आ चुकी है, कुछ उतना प्रेम का धागा जुड़ चुका कि थोड़ी डांट भी झेल लेगा ये। एक लकोटी, लकोटी खेली कभी आपने? गोटी गोटी खेलते हैं ना, कंचा कंचा खेलते हैं। जो कंचा होता है ना, आपको उसको हथौड़ी मारना है। आप जैसे हथौड़ी मारने जाते हो, क्या होता है, स्लिप होके वो कहीं से कहीं चले जाते। आपको 3 हथौड़ी मारनी है, 3 हथौड़ी मारने, एक हथौड़ी मारने जाते हो उतने में तो वो स्लिप हो जाती है। तो बच्चे है ना, वो भी वो लकोटी की तरह है। तो गर्भ में तो आपने सेटिंग किया कि मुझे लकोटी को पकड़ा, तैयारी कर रहे हो। तो पहले 5 साल में आपने अपनी पकड़ बना ली, और फिर जो 6 साल से 12 साल में उसकी गड़ाई आप कर सकते।
3 हथौड़ी मारनी है, मार सकते हैं। तो अगर पहले 5 साल में पकड़ सही नहीं बनी तो हथौड़ी के लायक वो नहीं रहेंगी। हथौड़ी की मारोगे किसको, पकड़ ही नहीं बनी है अभी तक, तो पकड़ में नहीं आया तो हथौड़ी कहाँ लगेगी। तो इंपॉर्टेंट है पहले पकड़ना, फिर हथौड़ी लगाना। हथौड़ी लगाने के बाद मतलब उसको जो शेप अप करना है, शेप कर दिया। फिर आता है टाइम 13 to 19 का, जिसको हम कहते हैं टीनेज। तो टीनेज में क्या है, टीनेज टर्बुलेंस, टीनेज के अलग अलग चैलेंजेस है। टीनेज इज टर्निंग पॉइंट, जब आदमी का एक हार्मोनल चेंज होता है, बायोलॉजी उसकी चेंज होती है, इमोशनल चेंज होते हैं, उसके अंदर कई नए तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। जो 6 साल से 12 साल में वो फिर भी एक फॉलोवर है। आप जो कहोगे उसका फॉलो अप करने के चांस बहुत ज्यादा है। 13 साल से 19 साल में वो लीडर तो नहीं है, पर वो अपने आप को लीडर से ज्यादा वो एक्सप्लोरर मोड पे आ जाता है कि मैं एक्सप्लोर हो रहा हूं, कर रहा हूं, मुझे अपनी तरह से जीने दो भाई। बहुत आपने कह दिया भाई अभी थोड़ा शांति बनाए रखो, मैं अपनी तरह से रहूंगा भाई। वो कहे न कहे, कुछ कुछ उसका स्वभाव उस तरफ चला जाता है, और टीनेज रेबेलियन नेचर भी आता है। मतलब जैसा आप कहोगे उसका उल्टा करने का उसका मन होगा। आपको यहां नहीं देखना है, वो बोलता मुझे यहीं देखना है। वो बोले रात को भाई इतना लेट नहीं करना चाहिए, बोले रात को ही मेरी से पढ़ाई होती है। और उसका मन होता है कि मैं ऐसा कुछ करूं, कुछ डिफरेंट करूं, मैं अपने आप को प्रूव करूं। तो जो इंप्रूवमेंट का टाइम ज्यादा होता है वो है 6 साल से 12 साल। 13 साल से 19 साल में वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, अलग अलग तरह से अपने आप को बात करना चाहता है। तो एक अलग वो मोड होता है, वो मोड सबसे खतरनाक मोड है बच्चे का। उस समय में उसकी क्या संगत बनती है, संगत सही मिल गई, सही संग सही रंग, गलत हो गई संग तो फिर छिड़ गई जंग, गलत आदतें हो गई, गलत संस्कार हो गए, गलत विचार हो गए। उस समय में उसके अंदर हार्मोनल चेंज होता है, बायोलॉजिकल चेंज होता है, उससे भी उसकी इमोशनल काफी मूड स्विंग्स होती है, उसके अंदर कई तरह के प्रश्न आते हैं। पर हमारे यहाँ पर ऐसे बायोलॉजिकल प्रश्नों पर हम चर्चा नहीं करते कि शरीर में तुम्हारे ये जो परिवर्तन हो रहा है, तुम्हारी ये तरह की नीड भी आ सकती है, तुम्हारे ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं। अगर उसका ज्ञान अगर परिवार से सही उचित रूप में मिलने लग जाए, उचित रूप में उसको ढाला जाए, तो वो बच्चा बाहर जाके नहीं खोजेगा। पर वरना क्या हो रहा है, बच्चा दोस्तों से, पीयर से जानने कोशिश कर रहा है, सोशल मीडिया या डिजिटल मीडियम से जानने की कोशिश कर रहा है, या अपने पड़ोसियों से जानने की कोशिश कर रहा है, गलत संगत से वो चीजें जान रहा है। कई बार वो अनकंट्रोल्ड एक्सपोजर उसका हो रहा है। तो सही रूप में उसका एक्सपोजर हो और सम्यक स्टेप बाय स्टेप हो, चाहे बायोलॉजी का विज्ञान हो, चाहे साइकोलॉजी का विज्ञान हो, चाहे लाइफ के टफ डिसीजंस का विज्ञान हो, उस समय जो टर्बुलेंस ऊहापोह मन में आ रही है उसका क्या आंसर है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी उसके अंदर बहुत है, और वो अपने आप को अब छोटा भी नहीं समझता और वो बड़ा भी नहीं हुआ है। ये जो अध बीच का समय है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें कैसे जिए, और आपके परिवार में वो जीव है तो उसकी यात्रा कैसे होनी चाहिए, आपकी क्या भूमिका उसमें। चौथा लेवल आता है कैसे जिए में, वो है 20s, मतलब 20 साल से 29 साल, 20 साल से 30 साल, मतलब ये जो एक दशक है, ये क्या है, अपनी जो लर्निंग से उसे क्या हमने इंप्रूव किया है, क्या प्रूव किया है, उसको अप्रूव करने का टाइम है। क्योंकि हमने प्रूव करने की दिशा में भी चले, कुछ इंप्रूव करने की दिशा में भी चले थे, अब हमारे अंदर क्या परसेप्शन बिल्ड हुए, अब ये हमारी थॉट काफी स्ट्रक्चर्ड होने लग जाती है। ये टाइम करियर का टाइम है। करियर हो, चाहे लाइफ पार्टनर वाली बात हो, परिवार की बात हो, नए परिवार बसाने की बात हो, शादी विवाह के प्रसंग की बात हो, चाहे व्यापारिक कुछ कारोबार करने की बात हो, ये जो सारे निर्णय होते हैं वो 20s की लाइफ में आदमी कर रहा है। उस लाइफ में उसके माता पिता उसको कैसे रख रहे हैं, उसकी क्या किस तरह की संगत है, किस तरह की कंडीशनिंग है, किस तरह की ट्यूनिंग है, उसकी धारणाएं जो हैं, और वो नई धारणाओं के लिए तैयार नहीं, उनकी धारणाएं एक तरह से अप्रूव हो रही। हाँ ये है, ये नहीं है, ऐसा ये तो मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है,
मुझे महाराज के वहां जाना है, मुझे महाराज के वहां नहीं जाना है, ये धर्म सही है, ये कर्म सही है, ये धर्म गलत है, ये कर्म गलत है, ये कार्य करना है, ये नहीं करना है। उसने जो जानना है जान लिया एक तरह से। अब वो उसको अप्रूव करने लग जाता है कि मतलब ये टिक, ये क्रॉस, ये तो एक्सप्लोरेशन से अप्रूवल पॉइंट पर पहुंच जाता है। उस समय यदि उसको इंप्रूव कर दिया गया तब तो ठीक है, तो उस समय इंप्रूव नहीं हुआ है वो, तो उसको फिर इंप्रूव करना बहुत कठिन। पर इस समय में वो काफी मेजर डिसीजन लेता है। जैसे हमारी बहनें हैं, वो कितना ध्यान से सुनती है। आप देखिए, आपका नाम क्या है? नाम? हाँ, आपके जो बाजू वाले हैं उनकी भी बहुत अच्छी जागरूकता है। इंपॉर्टेंट है आप दोनों को थोड़ा ध्यान रखना है कि आपके आसपास में कोई भी अगर इधर उधर देख रहा हो, किसी को नींद आ रही हो, किसी को कठिनाई हो रही हो, तो आपको थोड़ा सा उनको गाइड करना है। ठीक है, आपको इतना ही बोलना है, कैसे हो, बस इतना ही करना है। छोटा सा काम आपके लिए दिया जा रहा है, क्योंकि आप बीच में बैठे हैं तो आप मॉनिटर्स हैं आप, तो आपको जागणो और जगावणो वो काम आपको है बहुत सरल और सुहावनो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमें बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान है पर अगर ध्यान नहीं है तो वो ज्ञान हमारे अंदर आएगा नहीं, और हमारा उत्थान कैसे हो। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एक 30s का टाइम आता है, जो 30 साल से 40 साल का ये जो दशक है, उसमें व्यक्ति किस चीज से गुजर रहा है, कोई बता सकता है? कौन है यहाँ पे 30s वाला? कौन है 30 साल से 40 साल की उम्र में? कौन है? क्या होता है इस जीवन में? रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम है। 30 साल से 40 साल की उम्र में औसतन घरों में, परिवारों में व्यक्तियों की शादी हो चुकी होती है, कैरियर भी एक तरह से मोटा मोटी सेट हो चुका होता है, और प्राय बच्चे भी हो गए होते हैं। तो बच्चे यानी वो एक अलग तरह की पूरी जनरेशन, एक नई जनरेशन में आ गए। मतलब वो जो एक थर्ड जनरेशन में थे, अब वो सेकंड जनरेशन में शिफ्ट हो गए। अब उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। 20 साल से 30 साल के बीच में जिम्मेदारी आ रही है, जा रही है, चल रही है, वो एक ऑन मोड पर। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है वहां पर 30 साल से 40 साल की उम्र में तो आज कई परिवार ऐसे मिलते हैं जहां पे वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा अभी तो नहीं होना चाहिए, भाई हम प्लानिंग करेंगे। शादी को अभी तो 5 ही साल हुए, अभी इतनी जल्दी क्या है भाई? अभी तो हम 35 के हुए, अभी क्यों? अभी एक बड़े प्रश्न है, अब सही कौन गलत कौन, कोई कहना बहुत कठिन है। पर जो भी है, पर जिंदगी के वो अलग अलग पड़ाव से वो जब गुजरते हैं तो समझना ये है कि अध्यात्म की दृष्टि से कि उनके इन संजोगों में वो कहीं आर्त ध्यान में तो नहीं जा रहे। आर्त ध्यान अगर चला गया मतलब दुखी रहने लग गए, उदास रहने लग गए, नेगेटिव रहने लग गए, उनको साइकोलॉजिकली डाउनफॉल हो गया, तो उनके कर्म बंधन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। धर्म तो आदमी कितना करेगा वो सेकेंडरी। मैं तो कहता हूं पीक पॉइंट पर जाना हो तो एक बात है, पर लीकेज को तो बंद करो। ये अलग 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 समय में ऐसे जीना है कि हमारा कोई लीकेज ना हो। अलग अलग जगह यहां पे है रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बराबर उसने नहीं ली तो पूरी जो एक नई जनरेशन आ रही है वो बिगड़ जाएगी। कोई माँ बाप है वो बच्चा पैदा तो कर दिया, पर वो क्या बोलते हैं, वो पहले के जमाने में जो चाहते थे कि बेटी ना हो बेटा हो, बेटी हो गई, फिर बोले प्लान किया, फिर बेटी हो गई, फिर प्लान किया, फिर बेटी हो गई, और बेटी बेटी बोले छिल्ली भाई, तो बोले इसका नाम है अंतिम, ऐसे नाम भी दिया जाता है। एक जमाना था, आज ये जमाना नहीं है। आज ऐसा मैं नहीं देखता हूं सामान्यतया, बेटा हो बेटी हो सब एक ही। तो एक जमाने में ऐसा भी समय था, तो वो लोग क्या करते थे कि अलग अलग तरह के प्रयोग करते। अब वो जो बच्चा है, बच्चा जो 30s में हुआ है, मतलब पुराने जमाने में वो अंतिम बच्चों में था, आज के जमाने में शायद पहले बच्चे में भी हो सकता है, पर जो भी हो। और आजकल तो एक ही बच्चे का या 0 बच्चे का भी ट्रेंड है। ये भी ट्रेंड चल पड़ा है कि शादी नहीं करनी है, क्योंकि आज का जो युवक है वो ये देखा गया है कि वो एक्सप्लोर तो करना चाहता है और वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। जिम्मेदारी नहीं भाई, बोले वो तो पार को नहीं पड़ेगा, बोले शादी, बोले ये भी एक जिम्मेदारी है, कमिटमेंट वो भी एक जिम्मेदारी है। महाराज कहते हैं कि तुम आओगे पक्का,
बोले महाराज मैं कमिटमेंट नहीं करता, जिम्मेदारी नहीं ले सकता। बोले अध्यक्ष बनना, बोले जिम्मेदारी नहीं ले सकते, मैं सेवा महाराज पीछे सब कर लूंगा, जिम्मेदारी नहीं। आदमी कोई भी व्यक्ति है वो जिम्मेदारी से बचता है, पर ये जिम्मेदारी दी जाती कि ली जाती है? बताओ बहनों भाइयों, जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी ली जाती है। दी ली, अपन दिल्ली में, दिल्ली क्या कहते हैं? दी ली। जिम्मेदारी दी है, उसने अगर नहीं ली है तो जिम्मेदारी का कोई मतलब ही नहीं है। एक संत के पास युवक आया, युवक को संत ने कहा तुम सामायिक करते हो क्या? नहीं, सामायिक तो नहीं करता हूं। सामायिक करना है अपने? बोलो त्याग है, त्याग। माला फिरते हो? माला तो रोज तो नहीं करते? नहीं, रोज एक माला तो फिर नहीं, बंदा त्याग है, त्याग। उपवास करते हो? महीने का एक उपवास तो करना चाहिए। देखो स्वामी जी का करो, ये करो, ऐसा करो। बोले ठीक, एक उपवास, त्याग, त्याग। वो गया घर पे, मम्मी ने बोला कैसा रहा? बड़ी मुश्किल से, बड़ी मिन्नत से धक्का मार मार के भेजा था महाराज के वहां पे। बोले क्या बताया, कैसे रहा? वो बोले ऐसा है, वैसा वैसा, मैं तो एक संकल्प करके आया हूं मन में, महाराज के दर्शन करने का ही त्याग है। ऐसा क्यों कहा उसने? और ऐसा जाने अनजाने कई बच्चों के अंदर ऐसी फीलिंग आ जाती है। क्यों आती है? जब वो त्याग दिया गया है, न कि लिया गया है। तो जिम्मेदारी दी नहीं जा सकती, जिम्मेदारी ली जरूर जा सकती, और लेने वाले को दी जा सकती है। वो ले रहा है तो दे सकते हो, वो नहीं ले रहा तो नहीं दे सकते हो। आप गोचरी बेराना चाहते हो, महाराज नहीं आए आपके घर पे तो कैसे बेराओगे आप तो बोला महाराज बेराओ बेराओ, महाराज तो 5 की जगह छोटी सी टोपसी लेके आ गए। बोले हम तो एक दाना ही लेंगे, हम तो इतना ही लेंगे, हम तो एक का इतना ही लेते हैं, एक द्रव्य ही लेते हैं, इतना ही लेते हैं। फिर कैसे होगा? तो आप तो देना चाहते हो, अगर महाराज लेना नहीं चाहते तो क्या आप दे सकोगे? कभी कभी अलग तरह की घटनाएं भी हो जाती है, तो आपको एक स्पेशल घटना शेयर करते हैं। बहनों, आपको आवाज आ रही है मेरी? ये है अपने 8वें आचार्य की घटना। अपने 8वें आचार्य का नाम क्या है? आचार्य श्री कालू राम जी। उनको और क्या बोलते हैं अपने? कालू गणी जी। एकदम सही जवाब। तो हमारे जो कालू गणी है, उनके समय की घटना है। उनके समय मंत्री मुनि हुआ करते थे। आपको पता है मंत्री मुनि थे उस समय में? मंत्री मुनि का नाम क्या था? कौन बताएगा? मगन लाल जी स्वामी। एकदम सही जवाब। जवाब है लाजवाब। तो कालू गणी और मंत्री मुनि थे मगन लाल जी स्वामी। एक बार की बात, हरियाणा में शायद भिवानी या वो हरियाणा में कोई क्षेत्र में के श्रावक गुरुदेव के दर्शन करने आए हुए थे। वो दर्शन करने उस समय में तो क्या है कि लोगों का ऐसा डेरा और ऐसे दर्शन सेवा में इतना क्रम बहुत कम था, यात्राएं उतनी सुगम नहीं थी, उतनी सहज और सरल नहीं थी। तो एक आया हुआ था और उनका टिफिन था, मतलब उनकी भोजन की व्यवस्थाएं थी, उनके पास मालपुआ बना हुआ था। उन्होंने विशेष अर्ज की, तो मंत्री मुनि को भी बहुत अर्ज की गई। तो संत जा रहे थे, मंत्री मुनि के साथ में जा रहे थे। तो कालू गणी ने गोचरी की आज्ञा लेने जब आए तो उनको कहा कि ध्यान रखना, देखो पात्र को ध्यान रखना, ये बहराने में बहुत आगे है, ज्यादा बहरा देंगे, सावधानी रखना, बहुत बहराने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। मंत्री मुनि इशारा समझ गए, और वो भी बहुत समझदार जानकार थे, अनुभवी थे। उन्होंने मंत्र यूज किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस श्रावक को भी थोड़ा मोटिवेट किया कि भाई थारे तो गुरुदेव ने बताना चाहिए, संत आवे तो जब भी कितने लेवे ठीक है, गुरुवार को पधारना होवे तो फिर आनंद ही अलग है। और वो भी मोटिवेटेड मंत्री मुनि भी पहुंच गए। गुरुदेव आगे बहुत भावना है, आप कृपा कराओ, आप पधार से जाना, कल्याण होसी, यहाँ होसी। अब बहुत ज्यादा फोर्स लग गया तो गुरुदेव पधार गए। अब गुरुदेव पधारे तो गुरुदेव ने बोला भाई सबसे छोटी पात्री कौन सी बोलाओ? पहले का बड़े बड़े तुम्बे भी होते थे, बड़े बड़े पात्रे भी होते थे और छोटे पात्रे भी होते थे, तो सबसे छोटी पात्री ना वो ले, ठीक है लाओ। वो बोले महाराज वो पात्री रखो, आप इतनी सी तो पात्री का चिंता करते हो?
और वो मालपुआ बने हुए थे इतने। उसने क्या किया, बोले पात्री महाराज पात्री तो रखिए आप। उसने पात्री पकड़ ली, बोले ओ ससुरी का देखे कहेंगे, जेठ के जेठ ला रख। और इतनी बड़ी मालपुआ की ब्रिगेड लाके उसके अंदर टिकाई। बेस इतना सही हो तो मालपुआ भी इतना ही था, पर लाइन बहुत लंबी थी। पात्र तो इतना ही था पर लाइन उसे लंबी लगा दी। बोले महाराज अब संभाल लो ना, मैं तो बैराटी हूं। तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि देने वाला भी ऐसा होता है कि लेने वाला भी कुछ कर नहीं सकता। जैसे बहनें हैं, अब वो जागरूकता भी ला सकती है, नींद भी ला सकती है। लेना तो दोनों पॉसिबल है। क्या लेना है वो अपने हाथ में। जागरूकता से लेंगे तो वो मिलेगा, अगर नींद लेंगे तो सामाजिक में क्या लगेगा, दोष लग जाएगा। तो हम चलते 40s की जनरेशन में। 40s में ऐसा ही कुछ होता है। 40s में आदमी जिम्मेदारी को भी काफी हद तक सेटल कर लेता है। अब एक अलग तरह का बैटल होता है, वहां के सब सेटल हो गया, मैं करूं कहीं, वो एक बड़ा चैलेंज है। जहां पे वो एक अलग अलग लाइफ के स्ट्रगल थे, 40s में सेटल हो गया तो माइंड के अंदर अलग तरह का बैटल हो गया कि बच्चे हैं, अब वो थोड़े बड़े हो गए, अब वो दिन भर तो वो अपने या तो कोचिंग में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, अपने अपने मतलब पैरों पर खड़े हो गए एक तरह से, या अपने अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए कि अब उनसे वो भी मिलते नहीं, दुर्लभ हो गए। घर का काम है वो तो ठीक है, बाकी पति वो अपने काम में लगा हुआ है, बच्चे अपने काम में लगे हुए हैं, सब अपने अपने काम में, तो वो अपने अंदर एक अकेलापन भी फील करने लगे। आज आश्चर्य होगा, 3 में से 1 बहन कहा जाता है डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, उसका एक बड़ा कारण है एकलपना, अकेलापन। जहां साधना में कहा एकला चलो रे, एकत्व भावना उसका बड़ा महत्व है। अकेला रहना मतलब गो सोलो, सॉलिट्यूड, उसका एक बड़ा वैल्यू है। एक अपने आप में रहना उसका एक बड़ा आनंद है। पर जो अपने अंदर वाले से कनेक्टेड है उसको तो आनंद है, पर जो अपने अंदर से कनेक्टेड नहीं है और बाहर कोई मिलता नहीं है तो वो अपने आप को खोखला फील करने लग जाता है, उसका मन बौखला जाता है, वो परेशान रहने लग जाता है, स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाने लग जाता है। तो इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करें, वहां पे जागरूकता का परिचय दे और उन्हें जोड़ने का प्रयास करें, अभ्यास करें, तभी हम उस चीज को और स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ा सकते हैं। अगली जनरेशन में हम और आगे चलते हैं, वो 50s की जनरेशन। 50s की जनरेशन में जनरली उनके बच्चों की भी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हुए, बच्चे बड़े ही नहीं, अब बच्चे भी सेटल हो गए एक तरह से। अब एक नया वापस एक स्ट्रगल आता है, एक नए मेंबर की घर में एंट्री, या अपना एक बच्चा एक नया मेंबर बन के कहीं गया है तो वो एक नया रिलेशनशिप बनता है, तो एक वो न्यू स्टार्ट हो जाता है, न्यू बिगनिंग हो जाती है। 50s के बाद एक सेकेंड हाफ की स्टार्टिंग होती है, वहां एक अलग तरह की घटनाएं क्रम बनने लग जाते हैं। पर ये जो अलग अलग फेज ऑफ लाइफ है, क्या आपको लगता है इन सारे फेज में, आप यहाँ पे सामायिक तो कर रहे हैं, पर क्या इन सारे फेज में समता रखना सरल होता है या कठिन होता है? आप बताइए अब मुझे कि फेज 1 मतलब हमारा जो ये 5 साल तक का तो बच्चा वो तो अबोध बालक के रूप में हम उसको समझते हैं एक बार के लिए। तो एक ये चाइल्डहुड का टाइम, तो हम पहले एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। तो पहली हमने अवस्था देखी गर्भ अवस्था, पहली कौन सी है? सेकेंड अर्ली चाइल्डहुड, तीसरी चाइल्डहुड, चौथी टीनेज, पांचवी 20s, फिर छठी 30s, फिर 40s, फिर तो ये जो 50s और उससे अबव, 50s एंड अबव, वो सेकेंड हाफ की जर्नी पूरी अलग है पूरी। तो ये जो 8 अलग अलग लेवल है, आपको क्या लगता है लाइफ का बेस्ट फेज कौन सा है? अर्ली चाइल्डहुड। तो कितने लोग अर्ली चाइल्डहुड को मानते? को पहला जो गर्भ काल है वो तो आपको पता ही नहीं है, तो वो उसको भूल जाइए। अर्ली चाइल्डहुड में पहले 5 साल है और एक चाइल्डहुड है तो 3 उंगली ऊपर करेंगे। चौथा जिसको लगता है टीनेज बहुत अच्छी रहती है वो हाथ ऊपर करेंगे। जिनको लगता है 5 नंबर यानी 20s वाली लाइफ अच्छी, मतलब अंडर 30 में ये 1 2 3 4 5 है। 30 to 40 वाला है वो 6 करेगा। 40 to 50 वाला अच्छा लगता है उसको ये करना है।
और जिसको लगता है 50 के बाद जीवन में ठाठ है वो 8 करेगा। ठीक है, अब और जो इसके सिवाय किसी का आंसर था वो दोनों हाथ ऊपर करेगा। ठीक है, तो आपके पास 3 तक का काउंटडाउन है। 3 के अंदर अंदर जो लोग जाग रहे हैं वो आंसर देंगे, जो लोग सोए हुए या खोए हुए उनको आंसर देने की जरूरत नहीं। इज इट ओके? आर यू रेडी फॉर दैट? यस और नो? तो अभी 3 तक के काउंटडाउन में हम स्टार्ट करेंगे। 3, 2, 1 स्टार्ट। आप जाग रहे हो तो हाथ ऊपर कर सकते हो। हाँ, थोड़ा हाथ ऊपर की तरफ ले जाएंगे। जो लोग जाग रहे हैं बहनों वो हाथ ऊपर करेंगे, जो लोग सोए हुए वो हाथ नीचे रखेंगे। वहां पर ऊपर ही रखिए, नीचे मत ले जाइए, जल्दी मत कीजिए, क्योंकि हम तो धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखो 2 नंबर वाले कितने यहाँ पे? 2 लोग हैं। 3 नंबर वाले कौन कौन है यहाँ पे? 1, 2, 3। हमें पहले लेडीज का देख रहे हैं। ठीक है, 3, 4, 5, 6। तो मैक्सिमम 3 नंबर में आ गए टीनेज। 4 नंबर वाले कौन है यहाँ पे? 4 20s वाले 4। ठीक है, 5 वाले हाथ ऊपर करेंगे। ठीक है, 6 वाले कोई नहीं, मतलब अंडर 30 वाले जो है वो है। ठीक है, अब यहां पे चालू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। हाँ भाई, 3, 3, 2, 6। जो जाग रहे हैं वो हाथ ऊपर करेंगे। हाँ, सोए हुए खोए हुए के लिए नहीं। हाँ, कहा आप जाग रहे हो, सोए हुए हो तो हाथ ऊपर करेंगे। वेरी गुड। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 3, मैक्सिमम जो थे कम नंबर वाले ज्यादा मेंबर थे। नंबर बढ़ता गया, मेंबर कम होते चले गए। सबसे इंपॉर्टेंट हम अगर स्टोरी देख रहे हैं तो फर्स्ट वाला तो कोई नहीं, क्योंकि गर्भकाल का तो अनुभव नहीं है कोई विशेष। तो सेकंड और थर्ड में मैक्सिमम लोग, मेजॉरिटी देखेंगे। अब एक बार वापस हाथ ऊपर करके जो सेकंड या थर्ड में हाथ ऊपर था वो हाथ ऊपर कर लेंगे। अब हम देख रहे हैं सेकंड और थर्ड, यानी अंडर 20 की एज ग्रुप को अपनी लाइफ का बेस्ट एज ग्रुप मानने वाले मेजर लोग। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आप, और कुछ लोगों ने 10 उंगली ऊपर की, वो कौन थे? आपके पास कुछ राज की बात है, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? हमेशा ठाठ। बहुत अच्छा इन्होंने आंसर दिया। तो हमें क्या होना चाहिए? आज पर नाज है। हमारा जीवन का हो ऐसा अंदाज कि आज पर है हमको नाज। खिलते हुए आए अंदर से भीतर से हमेशा वो आवाज कि सुंदर है मेरा आज। जिस मोड में मैं हूं वो मेरे जीवन का बेस्ट मोड है। रेस्ट मोड तो गया, आज जो है वो बेस्ट मोड है आया। जब आप गर्भ में, वो आपका बेस्ट मोड है। जब आप पहले 5 साल में, वो भी आपका बेस्ट मोड है। जिस समय जिस मोड में हो वो आपका बेस्ट मोड होना चाहिए। अब ये बच्ची 3 उंगली ऊपर की, 4 ऊपर की, इसका मतलब इसकी खुशहाली कब आएगी? कब आएगी? बराबर है। अब ये 13 साल, अभी कितनी उम्र है? अभी एज क्या है? 13 है। कितनी अच्छी बात है, इसने अपने करंट टाइम को बेस्ट टाइम माना। आप कितने साल के हो? 11। आपने 2 उंगली ऊपर की, 4 उंगली ऊपर की इन्होंने, तो आप अभी उतने खुश नहीं हो। आपको लगता है कि बाद में ज्यादा खुशी मिलने वाली है। एम आई राइट? देखो, अब अक्सर देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं, कॉमनली आप अपने बीते दिनों को अगर याद करो तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको इंतजार रहता है कब हम बड़े होंगे। बड़े होंगे ना, हमें पावर मिलेगा, हमें स्वतंत्रता मिलेगी, काश हम बच्चे रहे। तो यही चलता है कि जाम है, उसके सिवाय हम सोचते हैं हमेशा। पहले हम छोटे हैं तो थोड़े और बड़े हो जाए, बड़े थोड़े और बड़े हो जाए, बड़े तो और बड़े हो जाए, बहुत बड़े हो गए तो काश हम छोटे रहते। मतलब हम हमेशा काश में रहते हैं। काश और काशी में रहने से काम कैसे होगा? कोई काशी जाता है, कोई काश में रहता है। काशी में हो ना हो, काश में सब लोग सामान्यतः मिल सकते हैं।
पर इंपॉर्टेंट है जो हमारे दो बहादुरों ने जो जवाब दिया, या कईयों ने भी सोचा होगा, तो हमारा ये होना चाहिए कि प्रेजेंट मोड इज द बेस्ट मोड। हमें आज पर ना आ जाए। अगर हम आज भी जीना सीख लेंगे तो हमारी जागरूकता अद्भुत होगी। हमें कोई परेशानी हम पर हावी नहीं हो सकती। लाइफ में परेशानी आ सकती, पर परेशानी हावी नहीं होगी, बल्कि उसकी चाबी हमारे पास होगी, हम उस पर प्रभावी होंगे। तो हमें परेशानियों को अपने पर हावी करना है या हमें उस पर प्रभावी होना है? कौन कौन ऐसा प्रभावी बनना चाहता है? प्रभावी बनने के लिए आपको अपने भाव पर काम करना, और भाव पर इस कदर काम करना होगा कि आप किसी के प्रभाव में ना आ जाए। भाव पर इस तरह काम करना होगा कि आपके श्राव अच्छे रहे। भाव पर ऐसे काम करना होगा कि आपका स्वभाव अच्छा रहे, आपका बर्ताव अच्छा रहे, आपका जुड़ाव अच्छा रहे, आपको सही चीजों से लगाव अच्छा रहे। और क्योंकि भाव पर इतना काम करना होगा, साधना करते 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 हमें उस लेवल पर पहुंचना है कि अभाव में भी हमारा स्वभाव सही रह जाए। ये सबसे कठिन काम है। आज देखिए, इतिहास में यौगलिक का युग था। यौगलिक बहुत ही सुखी प्राणी था। सारे युगल सामान्यतया अपना आयुष्य प्राण कंप्लीट करके देवलोक में जाते, मतलब सदगति ही होती थी। एक अछेरा हुआ कि एक यौगलिक नरक में चला गया। पर हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में यौगलिक क्या है, जन्म लेते हैं, अपना मस्ती का जीवन जीते हैं, बहुत कम खाते हैं, बहुत सुख में जीते हैं, वही बच्चे होते हैं, वही भाई बहन बनते हैं, वही पति पत्नी बनते हैं, वही माता पिता बनते हैं, और वही बच्चा छोटा सा होता है, वो चले जाते हैं, ज्यादा लंबा भी नहीं जीते, और वो आगे बढ़ जाते हैं। उनका एक जीवन का एक क्रम था, पर वो बहुत खुश देखे जाते थे। आपको पता उनके खुशी का राज क्या था? वो जैसे जैसे यौगलिक युग गया, दुख बढ़ता गया। आ रहा है ना, सुषमा सुषमा से फिर सुषमा, फिर सुषमा दुष्मा, फिर दुष्मा सुषमा, दुष्मा, और फिर दुष्मा दुष्मा। ये 6 आरे हमें सिखाए गए। कितने लोगों ने 6 आरों का नाम कभी सुना है? पहले सुना है कभी? ये 6 आरे का कॉन्सेप्ट अपने जैन धर्म में मिलता है। तो हमने अभी जैसे टाइम साइकिल की बात की ना, वैसे ही टाइम साइकिल है वहां पर भी। जैसे आप घड़ी देखते ना, घड़ी, कोई घड़ी है यहाँ पे? इधर इधर देखो, उधर उधर देखिए, उधर उधर, इधर इधर नहीं, उधर उधर देखिए। उधर जो घड़ी दिख रही है ना आपको, अभी 10:25-26 लगभग है। तो देखिए, एक कांटा है ना ऊपर की तरफ चल रहा है, एक कांटा नीचे की तरफ चल रहा है। एक 5 वाला जो कांटा, मतलब जो बड़ा कांटा है, मिनट वाला कांटा है, वो नीचे की तरफ है, और घंटे वाला कांटा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वैसे ही हमारे ये जो 6 आरे का कॉन्सेप्ट है, वो एक्चुअली 12 आरे का कॉन्सेप्ट है। 12 आरे होते, पता है आपको? और 12 आरे के पूरा साइकिल है, उसको बोलते हैं काल चक्र। क्या बोलते हैं? काल चक्र। और काल चक्र में 6 आरे जो है ऊपर से नीचे, उसको क्या बोलते हैं? अवसर्पिणी। और जो नीचे से ऊपर है उसको बोलते हैं उत्सर्पिणी। अवसर्पिणी, अव मतलब अवनति हो रही, अवगति हो रही है, अवनति हो रही है। और इसमें क्या, उत्सर्पिणी, उन्नति हो रही है। तो अवगति, अवनति और उन्नति क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में? क्या अच्छा है? परंतु आज हम जिस साइकिल में चल रहे हैं, पर काल चक्र में दोनों ही है, नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा। कोई घड़ी ऐसी देखिए जो खाली ऊपर ही ऊपर चलती जाए, ऊपर ही ऊपर चल भाई, तो नीचे मत आना वापस। वो घड़ी का सुइया तो दोनों तरफ घूमता है, नीचे भी आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। वैसे हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है, और ये काल चक्र भी कुछ ऐसा ही है। तो काल चक्र में 12 से लेकर 1 नंबर, ये हो गया पहला आरा। फिर 1 से 2 ये दूसरा आरा, 2 से 3 तीसरा आरा, इस तरह से 4 बजे तक चौथा आरा, 5 बजे तक 5वां आरा, 6 बजे तक छठा आरा। फिर 6 से 7 है ना, इसको वापस हम 1 से गिनेंगे। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ हो गया वो पहला आरा, दूसरा आरा उत्सर्पिणी का। तो अभी हम जो चल रहे हैं वो 5वें आरे में। कौन से आरे में? और क्या है? अवसर्पिणी का 5वां आरा। किसका 5वां आरा? मतलब ये कांटा क्या है, अभी 4 से 5 की यात्रा में, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, पर हमने देखना शुरू किया था वो 5 के आसपास में, और हम क्या अभी 5वें आरे में हैं।
ये जो पांचवा आ रहा है उसका नाम है दुश्मन आ रहा, मतलब इसमें दुख तो कॉमन है, सुख अनकॉमन है। तो आपके लिए, आप में से कितने लोग ये फील करते हैं कि दुखी होना सरल है, सुखी होना कठिन है? कितने लोग ये फेस करते हैं कि कई जीवन में चीजें आ जाती है, दुखी तो हम बहुत जल्दी हो जाते हैं, नेगेटिविटी हमें बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है। ऐसा कितने लोग फील करते हैं कि नेगेटिविटी हमें जल्दी पुल कर लेती है? कोई छोटी सी बात हमको बोल के चला जाता है ना, हमें बुरी बहुत जल्दी लग जाती है, वो मन में रह जाती है। अच्छी बातें बहुत होती है लाइफ में, पर बुरी भी जो थोड़ी बहुत होती है ना घटनाएं, वो कई बार इतना डिस्टर्ब कर देती है, क्या करे हमारा दिमाग की सब जिना आ रहा। इतना अच्छा काम हुआ पर ऐसा कमेंट करके चले गए, इतने कॉम्प्लीमेंट दिए फिर ऐसा कमेंट दे दिया, सब खत्म। ऐसा होता नहीं होता? कितने लोग ऐसा फेस करते हैं कि दुनिया में आज ओवरऑल अगर हम देखें तो पॉजिटिविटी बढ़ रही है कि नेगेटिविटी बढ़ रही है? स्ट्रेस बढ़ रहा है कि स्माइल बढ़ रही है? युद्ध बढ़ रहा है कि शांति बढ़ रही है? परेशानियां बढ़ रही है या आनंद बढ़ रहा है? दुख बढ़ रहा है कि सुख बढ़ रहा है? तो भगवान महावीर ने पहले कह दिया कि दुश्मन कहा है। पर ऐसे में यदि हमें सुखी रहना है, सूखा नहीं सुखी रहना है, तो हमें क्या चाहिए? दुख में सुख की खोज करना आना चाहिए। दुख मतलब कष्ट तो लाइफ में आ सकता है, पर कष्ट में अपने आप को शिष्ट यानी शिक्षित ऐसे करे कि हम शिष्ट बने, विशिष्ट बने, और हमारे जीवन में उस ब्राइटर साइड को खोज पाए कि जो भी प्रॉब्लम आती है ना उसमें एक सॉल्यूशन भी आता है। जहां चैलेंज आती है ना वहां चैनलाइज करके ऑप्शन आता है। जहां पे प्रॉब्लम है वहां पॉसिबिलिटी भी आती है। तो उस पॉसिबिलिटी को खोजना, उस प्रोबेबिलिटी को खोजना, उस पॉजिटिविटी को खोजना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे इस सेशन के एंडिंग में। एंड नोट पे अपने अपने हाथ को देखेंगे ध्यान से, अपने हाथ को ध्यान से देखिए, सभी बच्चों और सभी बड़ों, अपने ध्यान से अपने हाथ को देखिए। ऐसे देखिए कि आपको हाथ किसी से कुछ नहीं दिख रहा है, केवल और केवल हाथ दिख रहा है। अब हाथ को नीचे रख दीजिए, अब सामने की तरफ देखेंगे। अब पुनः हाथ को देखिए ध्यान से। अब अपने दूसरे हाथ को देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, पूरा ध्यान उस पर लगा दीजिए, फिर नीचे रख लीजिए। अब सामने देखेंगे। अब मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, इस छोटी सी एक्टिविटी से हम एक बहुत बड़ी बात जीवन की समझने जा रहे हैं। जब आप हाथ को देख रहे थे, क्या आप मुझे देख पा रहे थे? जब आप मुझे देख रहे थे, क्या आप हाथ को देख पा रहे थे? जब आप लेफ्ट हैंड को देख रहे थे, क्या आप मुझे देख रहे थे? और जब आप राइट हैंड को देख रहे थे, क्या आप मुझे देख पा रहे थे? और जब आप सामने देख रहे हो, क्या आप अपने हैंड को देख पा रहे थे? तो जब जब आपका ध्यान आपके हाथ में था, आप मेरे साथ कनेक्टेड नहीं थे। वैसे ही जीवन में व्हेन यू फोकस ऑन दी सॉल्यूशन, योर प्रॉब्लम डिसअपियर्स। व्हेन यू फोकस ऑन द प्रॉब्लम, योर गोल डिसअपियर्स। जब जब अपने जीवन में लक्ष्य, यदि आप लक्ष्य लेके आए, प्रवचन में जा रहे हैं, महाराज को सुनना है, महाराज को आप देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो आपका गोल क्या हो गया? सामने देखना। और ये क्या लकीरें टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर भी जा रही है, मतलब लाइफ में प्रॉब्लम और संघर्ष भी है। पर जब जब आप अपनी प्रॉब्लम पर फोकस करते हो, आपका लक्ष्य गुम हो जाता है। जब जब आप लक्ष्य पर केंद्रित हो जाते हो, आपकी प्रॉब्लम गुम हो जाती है। तो फोकस ऑन योर प्रॉब्लम या फोकस ऑन योर गोल, द चॉइस इज योर्स। If you focus on the problem, your goal disappears. You focus on the goal, your problem disappears. क्योंकि where your focus goes, energy flows. जहां पे आपका फोकस, जहां पे आपका ध्यान जाएगा, वहीं आपकी ऊर्जा प्रवाहित होने लग जाएगी, वहीं की आपकी वाइब्रेशन और कनेक्शन होने लग जाएंगे। आपका ध्यान किस ओर है, उसी पर सारी दिशा गतिमान होने लग जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है ध्यान, हम कहां देते हैं। तो समस्याएं, कष्ट, परेशानी जीवन में आ सकती है, उसको समझना चाहिए। पर हमारा ध्यान, हमारा अभियान क्या है कि उस घटना में समाधान क्या है, प्रॉब्लम में भी पॉसिबिलिटी क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, उस पर जब आपका सॉल्यूशन पर चला जाता है तो बी द सॉल्यूशन सीकर। तो फिर नहीं रहेगी लाइफ में कोई भी फिक्र। इतना ही करते हुए जिक्र इस प्रोग्राम को आज यहाँ कंप्लीट करते हैं। कैसे जिए पर हमने कुछ बातों को आज इनिशिएट जरूर किया है। आज के सेशन में कितने लोगों को आनंद आया है?
और कितने लोगों की बात ऊपर से गई? ऊपर से गई, हाँ बताइए फिर। आपने हाथ काफी देर ऊपर रखा है, इसलिए मैं पूछ रहा। वेरी गुड। किसी के मन में कोई जिज्ञासा है? और प्रश्न वही पूछ पाएगा जिसको कुछ समझ में आया होगा। कुछ समझ में नहीं आया वो कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता। सही है ना?